गाइस हमने देखा कि फ्रांस के अंदर कितने कितने टाइप के लाइक पॉलिटिकल चेंजेस हुए। कभी नेशनल असेंबली है, कभी कन्वेंशन गवर्नमेंट है, कभी डायरेक्ट रूल ऑफ गवर्नमेंट है, कभी नेपोलियन रूल आ रहा है। सो फ्रांस ने कई तरीके के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को एक्सपीरियंस किया। अब गाइस जब नेपोलियन हार जाता है फ्रांस के अंदर, सो यहाँ पर जो कंट्रीज यानी कि जो बर्ग कंट्रीज होती हैं, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया एंड प्रशिया, ये कंट्रीज प्योरली मोनार्क कंट्रीज होती हैं। ऑल्दो फ्रांस का जो रूलर था नेपोलियन वो भी मोनार्क था, बट उसने काफी डेमोक्रेटिक आइडियाज को स्प्रेड कर दिया था, यूरोप को, फ्रांस को मॉडर्नाइज कर दिया था। लोग सोचने लगे थे डेमोक्रेटिक आइडियाज के बारे, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक नेशन के बारे में। ओके, सो यहाँ पर नेपोलियन को हराने के बाद ये जो बर्ग कंट्रीज हैं, जो 4 कंट्रीज थी मेजर, इनके साथ और भी कंट्रीज थी, बट ये वो कंट्रीज थी जिनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन था इस वॉर के अंदर। सो कहीं ना कहीं ये बर्ग कंट्री सोचती हैं कि अब नेपोलियन को तो हरा दिया हमने, बट नेपोलियन ने जो यहाँ पर ये जो डेमोक्रेटिक आइडियाज की जो स्पार्क स्टार्ट की है फ्रांस के अंदर, इसको यहीं पे सप्रेस करना पड़ेगा। अगर इसको यहाँ पे सप्रेस नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं है जब ये आम जनता मोनार्क को जड़ से उखाड़ के फेंक देगी। तो इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। और जहां जहां पर फ्रांस के साथ साथ जहां जहां पर ये डेमोक्रेटिक आइडियाज स्प्रेड हुए हैं, इनको भी वही सप्रेस करना जरूरी है, क्योंकि रॉयल्टी होती है और रॉयल्टी को हमेशा एग्जिस्ट करना जरूरी है। ऐसा कंजर्वेटिज्म लोगों की सोच थी। जो कंजर्वेटिव लोग थे, जो जिनका मानना था कि लाइक जो पुराना तौर तरीका चलता आ रहा है वही रहना चाहिए, और इसीलिए वो लोग फोर्स करते थे कंजर्वेटिज्म को, लाइक कंजर्वेटिज्म रहे यूरोप के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इस कंजर्वेटिज्म को बचाने के लिए जो डेमोक्रेटिक आइडियाज है, जो डेमोक्रेटिक वेव्स हैं, उनको सप्रेस करना बहुत जरूरी है, राइट। सो इसीलिए उनका ये मानना था, इसीलिए ये कंट्रीज डिसाइड करती हैं कि भाई हम एक जगह मिलकर पूरी प्लाटिंग करते हैं कि किस तरीके से इन डेमोक्रेटिक वेव्स को कंट्रोल कर सकते हैं हम, राइट। सो इसमें ऑस्ट्रिया का जो चांसलर होता है ड्यूक मेटरनिख, हाँ जी, ये वही ड्यूक मेटरनिख है जिसका मैंने स्टेटमेंट आपको फर्स्ट वीडियो में बोला था, when France sneezes the rest of Europe catches cold। ये मीटिंग होस्ट करते हैं और ये इनवाइट करते हैं बाकी की कंट्रीज को वियना के अंदर। वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। अब क्योंकि ये ऑस्ट्रियन चांसलर थे, सो ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना के अंदर इनवाइट करते हैं, और यहीं पे साइन होती है ट्रीटी ऑफ वियना, जिसको कांग्रेस ऑफ वियना के नाम से भी जानते हैं। 1815 में साइन की गई थी इन सभी रूलर्स के थ्रू, लाइक जितने भी ये मोनार्क हैं जिन्होंने वॉर किया था नेपोलियन के अगेंस्ट में, और जो कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है, जो कंजर्वेटिज्म चाहते हैं, तो ये सभी रूलर आकर इकट्ठा होते हैं वियना के अंदर और एक एग्रीमेंट, एक ट्रीटी साइन करते हैं कि हमको क्या करना है। हमको पूरी तरीके से जहां जहां पर डेमोक्रेटिक स्पार्क हुआ है, डेमोक्रेटिक वेव्स स्प्रेड हुई हैं, उनको वहीं पे दबा देना है और हमें मोनार्क को रिस्टोर करना है। अब ये न्यू सेटलमेंट ऑफ 1815, या ये कह लीजिए ट्रीटी ऑफ वियना, या इसका एक और नाम है कांग्रेस ऑफ वियना, ये किस तरीके से किया जाता है एक बार इसको समझना बहुत जरूरी है। नीदरलैंड को, जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड है, इनको दे दिया जाता है बेल्जियम। इस पॉइंट को याद रखना जरूरी है क्योंकि आने वाले टॉपिक में बेल्जियम का भी पार्ट डिस्कस किया जाएगा। ऑस्ट्रिया को दे दिया जाता है नॉर्दर्न इटली, एंड जेनेवा इसको ये दे दिया जाता है सर्डिनिया पिडमॉन्ट का जो रूलर है, जो कि इटली का ही लाइक 2 आइलैंड है, नॉर्थ में कॉर्सिका एंड साउथ में सर्डिनिया पिडमॉन्ट। सो जो सर्डिनिया पिडमॉन्ट का रूलर है उसको जेनेवा दे दिया जाता है। उस टाइम जेनेवा इटली का पार्ट नहीं था, लेकिन बाद में जुड़ जाता है, तो आज के टाइम जेनेवा इटली का पार्ट है। प्रशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर एंड अ पार्ट ऑफ सैक्सोनी। प्रशिया को इसी का जो वेस्टर्न साइड में जो वेस्टर्न फ्रंटियर था, जो वेस्टर्न टेरिटरीज थी बहुत सारी, वो प्रशिया को दे दी जाती है। साथ में कुछ पार्ट सैक्सोनी का भी दे दिया जाता है। जर्मन की जो 39 स्टेट्स थी उनको अनटच छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उनमें चलता है बढ़िया ट्रेड और ट्रेड से होने वाला है फायदा, तो उनको अभी टच नहीं करेंगे। रशिया को दे देते हैं पोलैंड। आप देखेंगे, आपने लाइक क्लास 9th में पढ़ा होगा, आपने जार निकोलस वाला चैप्टर, तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि पोलैंड किसके अंडर था? रशिया के अंडर, ठीक है। तो इस चीज को भी याद रखेंगे क्योंकि आगे चल के आपको पोलैंड और रशिया वाला टॉपिक भी डिस्कस करना है। सो ये सब चेंजेस किए जाते हैं यूरोप के अंदर। और हाँ, फ्रांस के अंदर भी एक मोनार्क को बिठाया जाता है जो कि बर्बन फैमिली से ही होता है। लुइस 16 की फैमिली आपको याद होगी। लुइस 16 किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? बर्बन डायनेस्टी। सो उसी डायनेस्टी से एक लाइक किंग को बिठाया जाता है फ्रांस के ऊपर। सो गाइज, ये था इनका ट्रीटी ऑफ वियना, जिसमें
फ्रांस और फ्रांस के आसपास के जो टेरिटरीज हैं उनमें पूरी तरीके से मोनार्क को रिस्टोर कर दिया है, ताकि जरा सी भी डेमोक्रेटिक स्पार्क ना फैल सके और मोनार्क के सामने कोई भी सिटीजन डेमोक्रेटिक राइट या रिपब्लिक नेशन की डिमांड ना करे। सो यहाँ पे आप देखेंगे आपके सामने एक पेंटिंग है। ये पेंटिंग किसने बनाई है ये तो नहीं पता, लेकिन ये पेंटिंग बहुत कुछ बताती है। ये बताती है उस टाइम जिस टाइम ट्रीटी ऑफ वियना साइन कर दी गई थी, उस टाइम जो लिबरल क्राउड था उनकी पावर किस तरीके से छीन ली गई थी। दे पीपल वर नॉट अलाउड टू से एनीथिंग। आप इस पेंटिंग के जरिए देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये पेंटर है उस टाइम की सोसाइटी बता रहा है आफ्टर 1815 यूरोप और जो यूरोप की जो कंट्रीज थी वहां पे लोगों की हालत कैसी हो गई थी, लिबरल लोगों की हालत। कि यहाँ पर एक क्लब ऑफ थिंकर है, मतलब यहाँ पे कुछ लिबरल लोग हैं जो कि अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए सोच विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन सिर्फ सोच सकते हैं, बोल नहीं सकते। जब भी वो क्लब ऑफ थिंकर में एंटर करेंगे तो वहां पर उनको ये मजल पहन के बैठना पड़ेगा। ये मजल यहाँ पे हैंग होंगे और ये मजल इनको पहन के बैठना होगा, मतलब जिससे कि इनका मुंह बंद हो जाए। सो यहाँ पर ये पेंटिंग हमें बताती है कि आफ्टर ट्रीटी ऑफ वियना जो लिबरल क्राउड था, जो सिटीजन क्राउड था, सिटीजन क्राउड में जो रिच क्राउड था, जो लिबरल क्राउड था, वो कुछ भी बोलना अलाउड नहीं था उसको। अपने राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब कुछ खत्म हो चुकी थी। सेंसरशिप कंट्रोल कर ली गई थी बाय द कंजर्वेटिव पीपल। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 इन फ्रांस। अब नेक्स्ट वीडियो जो कि पार्ट 7 है, इसमें आप देखेंगे द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। और इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कि फ्रांस की पहली छींक का, पहले रिवॉल्यूशन का बाकी के जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। और इसमें कुछ एक दो टॉपिक और है, ज़ोल्वेरीन और जो रेवोल्यूशनरीज थे, क्या उन्होंने रेवोल्यूशन करना बंद कर दिया था, और अगर नहीं तो किस तरीके से अब रिवोल्यूशन किए जा रहे थे। सो ये आप देखेंगे पार्ट 7 की वीडियो में। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, वहां से वो आप डाउनलोड कर सकते हो एनसीईआरटी सॉल्यूशन असाइनमेंट वर्क और इस चैप्टर की पीपीटी। ओके, सो मिलते हैं पार्ट 7 की वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।